स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। हाजिर है उपेंद्रनाथ अश्क की कहानी ये मर्द। किसी किस्म के एहसास के बगैर गोविंद ने चुपचाप लक्ष्मी की चारपाई के इर्द गिर्द पर्दे लगा दिए। पर्दे जो लकड़ी के फ्रेम में सफेद कपड़ा लगाकर बनाए गए थे और हस्बे ख्वाहिश खोले या बंद किए जा सकते थे। तब मिस सुल्ताना और बकेटी तेज तेज चलती हुई आई और उसके बाद मतीन और संजीदा डॉक्टर साहब अपने भारी कदम आहिस्ता आहिस्ता उठाते हुए पर्दे के अंदर चले गए। कुछ लम्हे तक कमरे में खामोशी छाई रही। सिर्फ छत पर लगे हुए सफेद पर्दों वाले पंखे अपनी पूरी रफ्तार से घर घर करते रहे और जून की तपती दोपहर अपनी गुनूदगी सी हालत में चुपचाप पड़ी रही। यकायक पर्दे के पीछे से कुछ उखड़ी उखड़ी सांसों की आवाज आई, फिर लक्ष्मी के बहके बहके अल्फाज और फिर सुल्ताना की लंबी सांस। डॉक्टर ने कहा, स्ट्रेचर ले आओ। और ये कहकर पर्दे के पीछे से निकलकर वो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके पीछे रुमाल से आंखें पोंछती हुई सुल्ताना निकली। दूसरी बीमार औरतें तजस्सुस भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। उसके निकलते ही रशीदा ने पूछा, क्यों? स्ट्रेचर क्यों? खत्म हो गई रे। भरे गले से सुल्ताना ने जवाब दिया। आखिरी वक्त क्या कहती थी वो? सुरती बोली, सिर्फ एक बार खन्ना साहब को याद किया और बस। ये कहकर आंसू पोंछती हुई सुल्ताना जल्दी जल्दी स्ट्रेचर लेने के लिए चली गई। लक्ष्मी अपने खाविंद को खन्ना साहब कहकर पुकारती थी। वो लाहौर में ही मुलाजिम थे और हर 7वें दिन बाकायदा उसे देखने आते थे। कोई ऐसे खुश शक्ल तो न थे, मगर ऐसे भी नहीं कि बदसूरत कहे जा सके। उनकी आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि आदमी बेसाख्ता उनकी तरफ खींचा जाता था। और फिर इतनी बातें करते थे, इतने कह कहे लगाते थे कि जब वो आ जाते तो अस्पताल के इस खामोश और सकीन फिजा में जैसे जिंदगी सी दौड़ जाती। फकत लक्ष्मी ही उनके आने का इंतजार करती हो, ये बात नहीं। इस खुले और कुशादा कमरे में लोहे की सख्त बेदर्द चारपाइयों पर लेटी हुई बुखार, हरारत, दवा और परहेज की बातें सुन सुनकर अजीज हो आई दूसरी बीमार औरतें भी उनके आने की राह देखा करती थी। वो बातें चाहे अपने रिश्तेदारों से करती हों, लेकिन कान उनके उधर ही लगे रहते थे। और लक्ष्मी, वो तो न जाने ये 7 दिन कैसे काटती थी। हंसती थी, दूसरों को हंसाती थी, लेकिन इन तमाम हंसी ठट्ठों में अपने खाविंद का इंतजार जैसे उसके दिल के किसी न मालूम गोशे में छुपा रहता। और कौन जानता है कि ये हंसी कह कहे अस्पताल में एक बार गुम होकर फिर कभी आएंगे या नहीं। दिनों को काटना महज बहाना न थे। बात यह भी नहीं कि उसे अपने खाविंद से इतनी मोहब्बत इन बीमारी के दिनों में हुई हो। उसी दिन जब शादी के बाद 1 महीना गुजार कर वो अपने मैके वापस आई थी, तो उसकी सहेलियों ने जान लिया था कि बस्ती की आज़ाद फिजा में दिन रात खेलने वाली, गली मोहल्लों को अपने कहकहों से गुंजा देने वाली लक्ष्मी अब मोहब्बत की जंजीरों में जकड़ गई है। जब सहेलियां उसे चारों तरफ से घेर कर बैठ गई तो उसने फक्र से कहा, अरे उनकी बात पूछती हो? वो तो मुझे पल भर के लिए भी आंखों से ओझल नहीं होने देते। कितनी कितनी देर मेरी तरफ देखते रहते हैं और कहते हैं। फिर हया से उसने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और फिर सहेलियों के इसरार पर उसने गुलाब बन बन कर कहा था, वो कहते हैं तुम तो स्वर्ग की देवी हो
मैं तुम्हारी पूजा करता हूँ। सत्या की रश्क भरी आंखों ने तब देखा था कि उसकी ये बातें अपने खाविंद से हर हिंदू औरत को जो मोहब्बत होती है उसकी ही मजहर नहीं, बल्कि इस हकीकत पर बनी थी। उसकी ताईद उसका रोआ रोआ कर रहा था। तब अपने खाविंद की बेइल्तफाती का ध्यान आ जाने पर एक सर्द आह उसकी दिल की गहराई से निकल आई थी। सावित्री ने अपने हसद का इजहार एक दूसरे ही तरीके से किया था। खिसियानी सी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ बहन, उन्हें मोहब्बत क्यों न होगी। एक बार हाथ से गंवाकर ही आदमी किसी चीज की कदर करना सीखता है। इस फिक्रे में जो तंज था उसकी तरफ ध्यान दिए बगैर लक्ष्मी ने मसरत की रौ में अपनी सहेलियों को अपनी इज्जतवादी जिंदगी की बीसियों कहानियां सुना डाली। किस तरह उसके शौहर उस पे जान छिड़कते हैं, उसे आंखों से ओझल करना पसंद नहीं करते, दफ्तर में न जाने कैसे वक्त गुजारते हैं। पहली बीवी, वो कहते हैं वो तो गंवार और बेवकूफ थी। तुम्हें पाकर तो मैंने जिंदगी की मसरतें पाली है। तारा ने तब हंसते हुए कहा, सास को ये सब कुछ कैसे भाता होगा री, उनके दिल की मैं क्या जानूं। लेकिन मीठी तो वो ऐसी हैं जैसे मिश्री, बोलती हैं तो रस खोल देती हैं। मेरी तो आदत तुम जानती हो, सोते सोते दिन निकल आता है। मगर उन्होंने कभी इस बात का बुरा नहीं माना। वो खुद 4 बजे अल सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करके सब काम खत्म कर लेती हैं। मैं कुछ करने की कोशिश भी करूं तो कहती है, तुम्हें तो करना ही है बहू, मैं कब तक बैठी रहूंगी। और उस दिन बस्ती में लक्ष्मी की रहम दिल और फर्ज शनास सास और मोहब्बत करने वाले हसमुख खाविंद की कहानी घर घर में फैल गई। और शादीशुदा लड़कियों ने दुआ की कि उनके खाविंद और सासें भी ऐसी बन जाए। और कुंवारी लड़कियों ने दिल ही दिल में कहा, हे भगवान, हमें भी ऐसा ही घर और वर देना। रबड़ के पहियों वाला स्ट्रेचर चुपचाप मशरिकी दरवाजे से दाखिल हुआ। गोविंद उसे धकेल रहा था और मिस सुल्ताना खामोशी से उसके साथ चली आ रही थी। उसका हमेशा हंसने वाला चेहरा उतरा हुआ था, जैसे उसी के किसी करीबी रिश्तेदार की मौत हो गई हो। मौतें अस्पताल में हमेशा ही हुआ करती हैं और अस्पताल के मुलाजिम इस दर्जा उनके खुगर हो जाते हैं कि वो अपने सब काम किसी किस्म के एहसास के बगैर किए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मी से सुल्ताना को मोहब्बत सी हो गई थी। सुल्ताना पर ही क्या मौकूफ, सभी को उससे प्यार हो गया था। उसने अपनी जिंदगी के कितने ही वाकयात एक अजीब सादगी से बयान किए थे। अपनी सास के लिए उसके दिल में जो बुलंद ख्यालात थे उन्हें हवा होते देर नहीं लगी। वही जुबान जो पहले रस की धारें बहाती थी, बाद में जहर भी उगलने लगी। खन्ना साहब तब तक मुलाजिम नहीं हुए थे, मगर घर की सियासत में वो माहिर थे। अपना काम चालाकी से निकालना जानते थे। माँ के सामने चुप रहते, लेकिन तन्हाई में कहते, लक्ष्मी, इन सब कसूरों के लिए मैं तुमसे माफी चाहता हूं। और तब वो सास की झिड़कियां, ताने, कोसने, गालियां बिल्कुल भूल जाती और खाविंद के प्रति उसकी हकीकत कई गुना बढ़ जाती। वो साथ हैं तो फिर चाहे सारा जहान खिलाफ हो जाए, वो सबकी नाराजगी खुशी खुशी झेल लेगी। जी न चाहते हुए भी सास को खुश करने के लिए उसने दुर्गा की पूजा सीखी और अपनी सहर अंगारी को छोड़कर मेहनत से काम करने की आदत भी डाली। लेकिन इन सब के बावजूद सास के तेवर न बदले। उसकी झिड़कियां, ताने, कोसने बदस्तूर जारी रहे। मगर लक्ष्मी ने सब कुछ हंस हंस कर सहना सीख लिया था। पर हाँ, एक बार जब जलता हुआ घी गिर जाने से उसके हाथ जल गए थे और अभी आराम भी न आने पाया था कि उसकी सास ने कपड़ों भरी गठरी उसके सामने रख दी थी, तो उसकी हमेशा मुस्कुराने वाली आंखें भर आई थी। कपड़े धोते धोते उसके छाले फूट गए थे।
तब अंदर कमरे में जाकर वो खूब जी भर कर रोई थी। और जब खन्ना साहब आए तो उसने कहा था, मुझे इस नरक से छुटकारा दिलवाओ। माँ अगर धन वाली है तो क्या इसलिए नरक की अजियज़तें बर्दाश्त की जाए? तुम्हारे साथ तो मैं सूखी रोटी भी पसंद करूंगी, मगर ये जुल्म अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। खन्ना साहब ने उसे तसल्ली दी और ठंडा फाहा उसके जलते हुए जख्मों पर रख दिया था। उन्होंने क्या क्या कुछ न कहा था। जब वो मुलाजिम हो जाएंगे तो उसे अपने साथ लाहौर ले जाएंगे। माँ तो नवाज शहर में ही रहेंगी और वहाँ लाहौर में अनारकली, माल, लॉरेंस, बाग, सिनेमा, तमाशे, नुमाइशें और उनकी इन सब मीठी मीठी बातों में गुम होकर वो अपने छाले की टीस, अपने दिल का दर्द सब कुछ भूल गई थी। लेकिन संगदिल किस्मत, जब वो दिन आया और खन्ना साहब लाहौर में ही सिविल सेक्रेटरीट में मुलाजिम हो गए तो वो दिल की बीमारी की शिकार हो गई। आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ स्ट्रेचर पर्दे के पीछे पहुंचा और कुछ लम्हे बाद सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ हड्डियों का एक ढांचा लेकर दोनों तरफ बिछी हुई चारपाई में से होता हुआ मगरिबी दरवाजे से बाहर निकल गया। डॉक्टर साहब बारामदे में ही खड़े थे। वहीं से उन्होंने कहा, इसे मुर्दा खाने में ले जाओ, तब तक खन्ना साहब आ जाएंगे। लहना सिंह तो कब का उन्हें बुलाने गया हुआ है। पल भर के लिए बीमार औरतों के दिल धक धक करने लगे। लक्ष्मी का मुरझाया हुआ, मौत की सफ़ेद की चादर में लिपटा हुआ जिस्म सबकी आंखों के सामने फिर गया। दिल की बीमारी के इन मरीजों का सबका हश्र यही होगा। मौत से भी ज़्यादा भयानक है अपने ही जैसी बीमारी से किसी को मरते दिखना और खुद तिल तिल कर मरना। बहुतों की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और बाज के आंसू बहने लगे। पर्दे के पीछे से निकलकर मिस बकेटी गुसलखाने में हाथ साफ करने चली गई तो हमेशा दूसरों के दुख दर्द को बांटने वाली रहमदिल सुल्ताना ने इस गमनाक माहौल को कुछ बदलने की कोशिश की। हमेशा यही होता था। हमेशा जब कोई मरीजा इस भयानक बीमारी के हाथों नजात पा जाती और कमरे में मौत की उदास खामोशी छा जाती तो मिस सुल्ताना अपने मीठे तसल्ली भरे अल्फाज से, अपनी दिलचस्प बातों से, अपने हैरत अंगेज किस्सों से उस मौत की खामोशी को दूर करने की कोशिश किया करती। लगभग 1.5 बरस से लक्ष्मी भी उनके इस काम में हाथ बटाती आई थी, लेकिन आज तो वो खुद मौत की गहरी खामोशी में समा गई थी। घड़ी ने टन टन 2 बजाए। टेम्परेचर लेने का वक्त हो गया था। दिल में उठे हुए आंसुओं के तूफान को ज़बरदस्ती रोककर दवा में पड़े हुए थर्मामीटर को हाथ में लिए और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए वो रशीदा की चारपाई के पास पहुंची। लेकिन आज सही स्याह के बावजूद वो लक्ष्मी की मौत को हंसी के पर्दे में न छुपा सकी। रशीदा ने पूछा, मिस साहिबा, आज तो लक्ष्मी भी चली गई ना? थर्मामीटर को रशीदा की जुबान के नीचे रखकर सुल्ताना ने एक लंबी सांस ली और नब्ज की रफ्तार देखने के लिए उसकी कलाई हाथ में थाम ली। सुरती ने कहा, आखिरी समय तक अपने खाविंद का नाम उसकी जुबान पर रहा। क्यों मिस साहिब, खन्ना साहब भी क्या उसे इतना ही प्यार करते होंगे? होंगे क्या, करते हैं। सुल्ताना ने रसीदा की कलाई को छोड़कर कहा, लक्ष्मी का मरना भी इसलिए सरल हो गया। मैं तो सोचती हूँ मोहब्बत करने वाला खाविंद जिस किसी खुशकिस्मत के पास है, मौत उसे कुछ भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। बेहोश होने के कुछ देर पहले जब उसे मालूम हो गया कि उसका आखिरी वक्त बस अब नज़दीक है, तब उसने मुझसे कहा था, मिस साहिब, जाने वो क्यों नहीं आए। इस बार तो उन्हें आए 15 दिन हो गए। इस वक्त जी चाहता है कि काश वो मेरे पास होते। फिर खुद ही हंसकर बोली थी, मिस साहिब, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। वो न भी आए तो वो मुझ
मुझसे दूर हैं क्या? मेरे दिल में तो हर वक्त उन्हीं की तस्वीर है और मैं भी कहाँ उनसे कुछ दूर हूँ। कई बार उन्होंने कहा है, लक्ष्मी तुम तो हर वक्त मेरे पास रहती हो, यहाँ तक कि जब काम करते करते तुम्हारा ख्याल आ जाता है तो मुझसे गलती हो जाती है। इसके बाद वो बेहोश हो गई। मरते दम भी जब उसे होश आया तो खाविंद का ही नाम उसकी जुबान पर था। ये कहते हुए भीगी आंखों को पोंछ घड़ी देखकर सुल्ताना ने थर्मामीटर रशीदा के मुंह से निकाला और हरारत नोट करने के लिए चार्ट उठाया। सुरती ने पूछा, लेकिन मिस साहिब ये गहनों की क्या बात थी? जब भी खन्ना साहब आते थे उनका जिक्र जरूर छिड़ जाता था। जब से गहने ले गए हैं बस फिर एक ही बार आए हैं। थर्मामीटर को दवा में डालकर और दूसरा उठाकर सुरती को देते हुए उसने कहा, मैंने पूछा नहीं, लेकिन जब लक्ष्मी आई थी तब वो अपने साथ सारे गहने लेकर आई थी। उसकी सास नहीं चाहती थी कि वो एक भी गहना साथ लेकर आए। आखिर अस्पताल में इतने गहनों का काम भी क्या है? बाजूबंद, चूड़ियां, माला, लॉकेट, कोई एक गहना हो तो गिनाऊं। न जाने क्यों उसे गहनों से इतनी मोहब्बत थी। सास तो मरते दम तक न ले जाने देती, लेकिन खन्ना साहब अपनी मां को समझा बुझाकर ले आए थे। यहां मरीजों को गहने पहनने की इजाजत नहीं। डॉक्टर साहब ने समझाया कि उन्हें साथ नहीं लाना चाहिए था। अब भी बेहतर है कि उन्हें खन्ना साहब के हवाले कर दो, लेकिन वो गहने अपने पास ही रखना चाहती थी। आखिर डॉक्टर साहब ने गहने एक लोहे के संदूकचे में बंद करके चाबी उसे दे दी थी और संदूकचे को अस्पताल की सेफ में रख दिया था। उस चाबी को वो पल भर के लिए भी जुदा न करती थी, लेकिन जब बीमारी बढ़ गई और तन बदन का भी होश उसे न रहा और जब एक दिन खन्ना साहब के कहने पर मैंने उसे समझाया कि गहने तुम्हारे ही नाम से बैंक में जमा करवाए जा सकते हैं, तो उसने चाबी दी थी। यही एक बात लक्ष्मी की मुझे अजीब नजर आई थी, लेकिन शायद उन्हीं के जरिए वो अपने आप को जिंदा समझती थी। उसी रात उसने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, मिस साहिब, अब मैं बहुत दिनों तक जिंदा न रह सकूंगी। सुरती की जुबान थर्मामीटर की वजह से दुखने लगी। आखिर उसने खुद ही उसे निकालकर मिस सुल्ताना को दे दिया। चौंककर सुल्ताना ने थर्मामीटर लिया और टेम्परेचर देखने लगी। सुरती ने कहा, ये तो ठीक है मिस साहिब, लेकिन गहने लेने के बाद खन्ना साहब ने हर हफ्ते आने क्यों छोड़ दिया? 2 हफ्ते गुजर गए उन्हें आए हुए। रशीदा बोली, कहीं बीमार न हो गए हों। नहीं तो गर्मी, सर्दी, बारिश, धूप उन्हें कभी किसी बात का ख्याल नहीं रहा। बकायदा हर हफ्ते आते रहे हैं। और मैं तो सोचती हूँ मिस साहब कि लक्ष्मी की मौत की खबर सुनकर उनके दिल पर कैसी गुजरेगी। अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत तो किसी और को हो ही नहीं सकती। तब शायद स्ट्रेचर मुर्दा खाने में पहुंचाकर गोविंद वापस आया और उसके पीछे पीछे डॉक्टर साहब। पर्दे के पास पहुंचकर गोविंद ने पूछा, कपड़ों को लपेट दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब उसके पास जाकर खड़े हो गए और बोले, अस्पताल की चादरों को डिसइंफेक्टर में डाल दो और बाकी सामान पड़ा रहने दो। अभी शायद खन्ना साहब या उनका आदमी आ जाए। हाँ, ये गद्दे बाहर धूप में डाल देना। उसी लम्हे बरामदे के पास सीढ़ियों पर से साइकिल फेंककर हांफता हुआ पसीने से तरबदर लहना सिंह अंदर आया। डॉक्टर साहब ने आगे बढ़कर पूछा। लहना ने सिर हिलाया। उसकी सांस फूल रही थी, जवाब न बन पड़ता था। जरा तल्खी से डॉक्टर साहब ने पूछा, मिले या नहीं? कहा नहीं तुमने कि लाश को शाम से पहले ले जाएं?
थूक निगलकर लहना सिंह ने कहा, वो तो तीसरी शादी करने अपने घर चले गए हैं। ठंड से टेम्परेचर का चार्ट में सुल्ताना के हाथ से फर्श पर गिर पड़ा और रशीदा ने घबरा कर चीखते हुए कहा, मैं साहेब। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सबसे पहले पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। नमस्कार।